हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यूनल वाले चैप्टर को। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये एक स्पेशल कोर्ट जैसा एडजुडिकेटरी बॉडी होता है जो किसी स्पेसिफिक मैटर को सॉल्व करता है, जैसे कि सर्विस डिस्प्यूट्स, टैक्स मैटर्स या लैंड इशूज। ये कोर्ट्स का ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन कोर्ट से थोड़े अलग इस सेंस में कि ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, फर्स्ट ट्रैक और टेक्निकल नेचर के होते हैं। इनका मेन पर्पज होता है कोर्ट्स का बोझ कम करना और एक्सपर्ट जस्टिस प्रोवाइड करना। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर ट्रिब्यूनल्स। यानी कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसमें ट्रिब्यूनल्स का कोई प्रोविजन नहीं था। इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूनल्स जैसे किसी भी स्पेशल एडजुडिकेटरी बॉडीज का जिक्र नहीं किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो देखिए, ये एक बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके थ्रू पार्ट 14A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इस पार्ट का टाइटल है ट्रिब्यूनल्स। इस नए पार्ट में दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और वो दो आर्टिकल्स थे आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A के तहत गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने का प्रोविज़न दिया था। इसमें मेनली पब्लिक सर्विस मैटर्स जैसे रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, प्रमोशन ETC को डील करते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स का मकसद था कि कोर्ट्स का बोझ कम हो और स्पेशलाइज्ड जस्टिस मिल सके। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 323B। ये आर्टिकल अलाउ करता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कुछ और स्पेसिफिक मैटर्स के लिए भी ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश कर सकती है, जैसे कि टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म, रेंट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट ओवरव्यू ट्रिब्यूनल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड का। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आर्टिकल 323A के बारे में, जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। तो सबसे पहले समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं सिर्फ सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस और सर्विस कंडीशंस। ये कोर्ट्स का ऑल्टरनेटिव होते हैं ताकि पब्लिक सर्वेंट्स का केसेज का फर्स्ट ट्रैक सॉल्यूशन हो सके। यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि आर्टिकल 323A के तहत पार्लियामेंट को स्पेशल पावर दी गई है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश कर सकती है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, स्टेट्स के पास नहीं। ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं सिर्फ सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ETC। अब सवाल आता है कि ये ट्रिब्यूनल्स किस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं। इसका जवाब है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिब्यूनल्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर पब्लिक सर्वेंट्स इन सेंटर, स्टेट्स, लोकल बॉडीज एंड PSUज। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को पब्लिक सर्वेंट्स के सर्विस मैटर्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है और इसमें आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, लोकल बॉडीज के स्टाफ और PSUज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ भी। इन ट्रिब्यूनल्स का मेन एम है स्पेशलाइज्ड और स्पीडी जस्टिस देना, जिससे कोर्ट्स का प्रेशर कम हो और पब्लिक सर्वेंट्स को एफिशिएंट रेमेडी मिल सके। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल 323A का बेसिक ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। ये लॉ बनाया गया था आर्टिकल 323A को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है, दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यानी कि इस एक्ट के अंडर सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल।
ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। इस ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ऑल ओवर इंडिया में इसके मल्टीपल बेंचेस है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट अलाउज स्टेट्स टू रिक्वेस्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। यानी कि यह एक्ट सिर्फ सेंटर तक लिमिटेड नहीं है। यह एक्ट अलाउ करती है कि स्टेट सरकार भी अगर चाहे तो वो सेंटर से रिक्वेस्ट करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी एस्टैब्लिश कर सकती है। कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए भी हैं। ये ट्रिब्यूनल्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 ने एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जहां पब्लिक सर्वेंट्स अपने सर्विस मैटर्स को एफिशिएंटली रिजॉल्व कर सकते हैं बिना सिविल कोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो देखिए, ये ट्रिब्यूनल सिर्फ एक जुडिशियल फोरम नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को उनके सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स का क्विक और टेक्निकल सॉल्यूशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कब बनाया गया था। तो देखिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इस ट्रिब्यूनल को सेटअप करने का मकसद था सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स पे जो गवर्नमेंट सर्विस केसेज का प्रेशर होता था उसे कम करना और एक स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म देना जहां सिर्फ पब्लिक सर्विस रिलेटेड इशूज ही सुने जाएं। अब बात करते हैं इसका मेन ऑफिस या प्रिंसिपल बेंच कहाँ है। तो देखिए, इसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसका मतलब यह है कि ये दिल्ली वाली बेंच ही मेन कोऑर्डिनेटिंग बेंच है जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग का काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ट्रिब्यूनल सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं है। आज के दिन तक इंडिया के अलग अलग रीजन्स में 17 रेगुलर बेंचेस एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इनमें मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे मेजर सिटीज इंक्लूड हैं। इसका बेनिफिट यह है कि एम्प्लॉयज़ को अपने शहर या रीजन के पास ही ट्रिब्यूनल की फैसिलिटी मिल जाती है, उन्हें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ट्रिब्यूनल, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किन किन लोगों के लिए है। तो देखिए, इसका जुरिस्डिक्शन मेनली उन एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इसमें आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जैसे IAS, IPS, IFS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ और वो सभी सिविल पोस्ट जो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में है जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे स्टाफ, पोस्टल वर्कर, CTC। ये ट्रिब्यूनल इन एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, जैसे कि अगर रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम हो, ट्रांसफ़र या प्रमोशन का इशू हो, डिसिप्लिनरी एक्शन हो या सस्पेंशन का मैटर हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्सक्लूड्स डिफेंस फोर्सेज, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, ETC। यानी कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर नहीं आते। डिफेंस फोर्स के मेंबर्स जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सनल, इनके मैटर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं सुनता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ मेंबर्स भी केट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रखे गए हैं। इनके लिए अलग लीगल प्रोविजन होते हैं और अलग मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये समझा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को उनके सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स का फर्स्ट, फेयर और टेक्निकल सॉल्यूशन देना। इससे जुडिशियरी का प्रेशर भी कम होता है और एम्प्लॉयज़ को जस्टिस भी टाइमली मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के स्ट्रक्चर के बारे में। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बॉडी का स्ट्रक्चर ही बताता है कि उसकी फंक्शनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होगी। तो देखिए, ओरिजिनली देयर वाज ए चेयरमैन, ए वाइस चेयरमैन एंड सम मेंबर्स, बट आफ्टर 2006 अमेंडमेंट देयर इज ओनली चेयरमैन एंड सम मेंबर्स। यानी कि जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था, उस टाइम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। एक चेयरमैन होते थे, एक वाइस चेयरमैन और कई मेंबर्स होते थे। वाइस चेयरमैन का रोल था चेयरमैन की एब्सेंस में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना। लेकिन 2000 चेंज में एक अमेंडमेंट आया और इसका स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। इस अमेंडमेंट के जरिए वाइस चेयरमैन का पोस्ट हटा दिया गया था। आज के स्ट्रक्चर में सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिवाइड करके हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। तो देखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन ए कमिटी चेयर्ड बाय ए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, एंड लास्टली अप्रूवल बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट इज नीडेड। यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होती है, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसका हेड होता है एक सीटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। ये कमेटी शॉर्ट लिस्टिंग करती है एलिजिबल कैंडिडेट्स को, जिनके नाम फिर कैबिनेट के पास भेजे जाते हैं फाइनल अप्रूवल के लिए। अपॉइंटमेंट के लिए लास्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट का अप्रूवल। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जैसे सीनियर लीडर से मिलकर बनी होती है। तो इस पार्ट में हमने समझ लिया कि चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस से होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब बात करते हैं टेन्योर की, यानी कितने साल तक कोई चेयरमैन या मेंबर अपनी पोजीशन पे रहता है। तो देखिए, चेयरमैन और मेंबर्स दोनों का फिक्स टर्म होता है और वो है 5 साल का। लेकिन यहाँ पे एक अपर एज लिमिट भी होती है। चेयरमैन की मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स, जबकि मेंबर्स के लिए ये लिमिट 62 ईयर्स है। यहाँ पे अगर कोई 5 साल का टेन्योर से पहले ही मैक्सिमम एज टच कर ले तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने टेन्योर को भी अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर्स के बारे में। तो देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम कैसे करता है और उसकी वर्किंग नॉर्मल कोर्ट से कैसे अलग है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, क्या ये ट्रिब्यूनल सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करता है? तो इसका जवाब है नहीं। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। यानी कि ये ट्रिब्यूनल सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 से बाउंड नहीं होता, क्योंकि ये एक रेगुलर सिविल कोड नहीं है। इसलिए इसका काम करने का तरीका भी फ्लेक्सिबल और सिंप्लीफाइड होता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये ट्रिब्यूनल किस बेस पे काम करती है। तो देखिए, इट इज़ गाइडेड बाय द नेचुरल जस्टिस। यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब है हर पार्टी को फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए और डिसीजन बायस फ्री होना चाहिए। यहाँ पे प्रोसीजर सिंपल होती है, लेकिन जस्टिस इंश्योर किया जाता है। अब बात करते हैं फ़ी कितनी लगती है इस ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ की नॉमिनल फ़ी देनी पड़ती है। कंपेयर करें तो सिविल कोर्ट्स या हाई कोर्ट से ये बहुत ही अफोर्डेबल सिस्टम है। अब समझते हैं कि क्या किसी लॉयर की ज़रूरत होती है यहाँ।
तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वन कैन अपीयर इन पर्सन और भाया लॉयर, यानी कि यहाँ पे आप खुद भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो किसी भी लॉयर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिस्टम लिटिगेंट्स के कन्वीनियंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर सिंपल, स्पीडी और लिटिगेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे टेक्निकलिटीज से ज़्यादा फोकस होता है इंसाफ पर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम बात करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है, यानी द फेमस चंद्र कुमार केस ऑफ 1997। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस केस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया था सर्विस मैटर्स में। लेकिन ये बात थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन गई। लोगों ने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल का डिसीजन गलत हो तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का बेसिक राइट नहीं बचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। फिर आया 1997 का हिस्टोरिक डिसीजन चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन टोटली एक्सक्लूड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी लॉ जो ये पावर टोटली एलिमिनेट करता है वो वैलिड नहीं हो सकता। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट सिनेरियो वन कैन अपील टू हाई कोर्ट डिवीजन बेंच बिफोर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आज के सिस्टम में अगर किसी लिटिगेंट को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो पहले वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील कर सकता है। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो दोस्तों, चंद्र कुमार केस ने इंश्योर किया कि ट्रिब्यूनल्स पावरफुल हो लेकिन उनका पावर अनचेक ना हो। ये केस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन्स राइट के प्रोटेक्शन के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को डिटेल में समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो देखिए, ये ट्रिब्यूनल्स भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट कैन बी सेट अप ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट टू द सेंटर, यानी कि ये तभी एस्टेब्लिश किए जाते हैं जब कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजती है। उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर ही सेंटर डिसाइड करते हैं कि ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए या नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, आज के दिन तक कई स्टेट्स ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए हैं। उनमें इंक्लूड है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इन ट्रिब्यूनल्स का काम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सर्विस मैटर्स को सॉल्व करना, जैसे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सस्पेंशन etc। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखें, सभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आज भी फंक्शनल नहीं है। कुछ स्टेट्स ने बाद में अपने ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश कर दिया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बंद कर दिए हैं और अब वहाँ के केसेज डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते हैं। अब सवाल आता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो देखिए, दे हैव सेम जुरिस्डिक्शन एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बट फॉर स्टेट सर्विसेज। तो देखिए, बिल्कुल केट की तरह सेठ भी उनके रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सर्विस मैटर्स देखते हैं, लेकिन केट सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज के लिए होता है जबकि सेट स्टेट सर्विसेज के लिए। अब बात करते हैं सेट यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की। तो देखिए, इन सभी पोस्ट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट से पहले
स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ता है, यानी स्टेट का ओपिनियन भी इस प्रोसेस में इंक्लूड होता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्पेशल फोरम प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली रिजॉल्व कर सके। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूनल के फॉर्मेट के बारे में, जो है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो देखिए ये एक यूनिक मॉडल है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक साथ बनाया जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंटली एस्टेब्लिश किया जाता है। ये स्टेट्स का म्यूचुअल डिसीजन होता है कि वो एक ही ट्रिब्यूनल शेयर करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ अलग अलग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव सेम जुरिस्डिक्शन एज केट और सेट्स, यानी ये भी सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैंडल करता है, लेकिन इन केसेज में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। तो देखिए इसके चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉइंटमेंट से पहले उन सभी स्टेट्स के गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है जो ट्रिब्यूनल का पार्ट है। ये इंश्योर करता है कि सभी स्टेट्स की कंसेंट और पार्टिसिपेशन हो। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर वो चाहे तो एक कॉमन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करके सर्विस डिस्प्यूट्स एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ टाइम बचाया जा सकता है बल्कि रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली यूज होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम आर्टिकल 323 के अंडर बनने वाले ट्रिब्यूनल्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए ये ट्रिब्यूनल्स जनरल सर्विस मैटर से अलग कुछ स्पेसिफिक और टेक्निकल एरियाज के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी एरियाज को थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रिब्यूनल के बारे में। तो देखिए टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आम कोर्ट्स में सालों तक पेंडिंग रहते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज जैसे मैटर्स टेक्निकल होते हैं, इसलिए टैक्स ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जहां एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो टैक्स लॉज को डीपली समझते हैं, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड ट्रिब्यूनल के बारे में। तो देखिए देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट और कस्टम वायोलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि फॉरेन ट्रेड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ पे नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड लेबर। तो देखिए ये एरिया डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच के डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है, जैसे अनफेयर डिसमिसल, स्ट्राइक का लीगलिटी, मिनिमम वेज, बोनस ETC। एक बात याद रखें, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स और लेबर कोर्ट्स इस तरह के मैटर्स को फास्ट ट्रैक करते हैं। इन ट्रिब्यूनल्स का काम होता है इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना। अब हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ट्रिब्यूनल के बारे में। तो देखिए इंडिया में हिस्टोरिकली लैंड ओनरशिप अनइक्वल रही है। हमारे देश में लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ताकि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इलीगल लैंड होल्डिंग्स को चैलेंज किया जा सके और स्मॉल फार्मर्स को जस्टिस मिल सके। ये ट्रिब्यूनल्स एग्रेरियन जस्टिस का एक हिस्सा है। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सीलिंग से रिलेटेड ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी सीलिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति या फैमिली कितनी ज़मीन या संपत्ति रख सकती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट। अगर कोई इस लिमिट को तोड़ता है तो उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस हो सकता है। ये ट्रिब्यूनल्स सोशल इक्विटी मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब समझते हैं इलेक्शन से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो देखिए इलेक्शन प्रोसेस अगर फेयर ना हो
तो डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे देश में इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट जैसे बोगस वोटिंग, रिजल्ट चैलेंज, डिस्क्वालिफिकेशन या मॉडल कोड वायलेशन को हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। नेक्स्ट है फूड स्टफ से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें आते हैं मैटर्स रिलेटेड टू राशन डिस्ट्रीब्यूशन, फूड होर्डिंग, एडल्टरेशन एंड एसेंशियल कमोडिटीज प्राइसिंग। हमारे देश में ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ताकि ये इशूज टाइमली सोल्व हो और पब्लिक को सही दाम पर सही फूड मिल सके। अब डिस्कस करते हैं ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड टू रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। तो देखिए, बड़े शहरों में रेंट डिस्प्यूट्स कॉमन होते हैं। ये ट्रिब्यूनल्स हैंडल करते हैं इशूज जैसे टेनेंट एविक्शन, अनफेयर रेंट हाइक, लीज वायलेशन, etc। इनका काम होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स को बैलेंस करना। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा आर्टिकल 323B के ट्रिब्यूनल्स का पर्पज है कि टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड एरियाज में फास्ट, एक्सपर्ट और लो कॉस्ट जस्टिस मिले। रेगुलर कोर्ट्स इन सभी एरियाज को कवर नहीं कर सकते, इसलिए ये ट्रिब्यूनल्स एक पैरेलल लीगल मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में, जो है आर्टिकल 323A वर्सेस आर्टिकल 323B। तो देखिए, ये दोनों आर्टिकल्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, लेकिन इनका स्कोप और स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आर्टिकल 323A डील करता है पब्लिक सर्विस मैटर्स से, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सस्पेंशन, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट या सर्विस कंडीशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स। जबकि आर्टिकल 323B का स्कोप ज़्यादा ब्रॉड है। ये कवर करता है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शंस, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स, फूड स्टॉप्स और रेंट टेनेंसी मैटर्स। यानी आर्टिकल 323B के ट्रिब्यूनल्स मल्टीपल स्पेशलाइज्ड फील्ड्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 323A के अंडर सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है कि वो ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर सके, चाहे वो सेंटर के लिए हो या किसी स्टेट के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर ट्रिब्यूनल नहीं बना सकती इस आर्टिकल के अंडर। लेकिन आर्टिकल 323B में पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दी गई है। यानी इस आर्टिकल के अंडर दोनों लेवल्स पर ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323A, वन ट्रिब्यूनल फॉर सेंटर और स्टेट। मतलब सेंटर के लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट के लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स अलाउड नहीं है। जबकि आर्टिकल 323B के ट्रिब्यूनल्स में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे एपीलेट ट्रिब्यूनल्स, रिविजनल ट्रिब्यूनल्स, etc। नेक्स्ट पॉइंट है, इन आर्टिकल 323A नो हायरार्की इज अलाउड। तो देखिए, इस आर्टिकल के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं जैसे केट या सेट। ये ट्रिब्यूनल सिंगल टायर स्ट्रक्चर में काम करते हैं। मतलब एक ही लेवल का ट्रिब्यूनल होगा और उसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती किसी और हायर ट्रिब्यूनल में। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ट्रिब्यूनल पूरा मैटर डिसाइड करेगा और उसके ऊपर कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जा सकता। ये डेलिबरेटली डिजाइन किया गया था ताकि फास्ट ट्रैक जस्टिस हो और मल्टीपल लेवल्स ऑफ अपील से बचा जा सके। अब अगर बात करें आर्टिकल 323B के बारे में, तो यहाँ पे पिक्चर अलग है। इन आर्टिकल 323B हायरार्की इज अलाउड। तो देखिए, ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं टैक्सेशन, इलेक्शंस, लैंड रिफॉर्म जैसे टेक्निकल एरियाज के लिए, जहाँ डिस्प्यूट्स ज़्यादा लेयर्ड होते हैं और इसीलिए यहाँ हायरार्की अलाउड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ओरिजिनल ट्रिब्यूनल होगा जो पहला डिसीजन लेगा। उसके ऊपर एक एपीलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है जहाँ उस डिसीजन को
चैलेंज किया जा सकता है और अगर ज़रूरत हो तो उसके ऊपर भी एक रिविजनल अथॉरिटी या सुपरवाइजरी बॉडी हो सकती है। ये मल्टी लेवल स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे डीपर रिव्यू हो सके। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने समझा आर्टिकल 323 ये ज़्यादा नैरो और स्पेसिफिक है, सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए, जबकि आर्टिकल 323 भी ज़्यादा ब्रॉड और फ्लेक्सिबल है। ये मल्टीपल टाइप्स के डिस्प्यूट्स और मल्टीपल ट्रिब्यूनल लेवल्स को अलाउ करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।